लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सो क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम? If two bodies act on one another, then their total momentum remains conserved provided no external force act on them. यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पे कार्य कर रही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, चाहे वो टकराने से पहले का मोमेंटम हो या फिर टकराने के बाद का मोमेंटम हो। ठीक है, यदि कोई दो वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं तो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। इफ टू बॉडीज एक्ट ऑन वन अनदर देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई बॉडी ए थी और एक दूसरी बॉडी बी थी, रोड पे चल रहे थे, एक की स्पीड u1 थी, दूसरे की स्पीड क्या थी? u2 थी। दोनों आराम से प्यार से रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से थोड़ी ज्यादा थी। मान लीजिए पहले का मास m1 था, दूसरे का मास m2 था। तो जब तक वो नहीं टकराए हैं तो मैंने मोमेंटम के बारे में बताया है। मोमेंटम इक्वल क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले का मोमेंटम क्या होगा? p1 इक्वल m1 u1 होगा, और सेकेंड वाले का मोमेंटम क्या होगा? m2 u2 होगा। तो मोमेंटम टकराने से पहले, बिफोर कॉलिजन मतलब टकराने से पहले उनका मोमेंटम कितना, टोटल मोमेंटम कितना है? तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है? p1 प्लस p2, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 टकराने से पहले। अब दोनों का स्पीड डिफरेंट थी, एक ही सड़क पे चल रहे थे, तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकरा गए, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए? टकरा गए, कॉलिशन हो गया। कॉलिशन होने के बाद से दोनों का स्पीड क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो एक का स्पीड v1 हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब दोनों टकराएंगे तो दोनों के स्पीड में चेंजेस आएंगी, तो एक का स्पीड क्या हो गया? v1 हो गया, और दूसरे का स्पीड कितना हो जाता है? v2 हो जाता है। इस कंडीशन में पहले वाले का मोमेंटम अब क्या हो जाएगा? p3 अगर है तो m1 v1 हो जाएगा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? p4 है m2 और v2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले का मोमेंटम इक्वल्स टू टकराने के बाद का मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कॉल्यूशन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कॉल्यूशन। टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना था? p1 प्लस p2, यानी कि p1 प्लस p2 इक्वल होगा टक्कर के बाद का मोमेंटम p3 प्लस p4। ये टक्कर के बाद का मोमेंटम है p3 प्लस p4। तो m1 पहले का p1 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2, जहां पे u1 और u2 दोनों के इनिशियल स्पीड हैं, एंड टकराने के पहले के स्पीड्स हैं, और v1 और v2 दोनों टकराने के बाद के स्पीड्स हैं। और जाहिर सी बात है, मास में कोई चीज तो हो ही नहीं, क्योंकि मास कैसा है? एक कांस्टेंट टर्म है। क्या कांस्टेंट टर्म है? तो हमने क्या पढ़ा कि when two bodies act on one another then their total momentum remains constant, remains conserved provided, बशर्ते कोई उसके ऊपर तीसरा फोर्स अप्लाई ना करे, किया जाए, कोई से उसको रोकने की प्रयास दोनों को न किया जाए। तो दोनों टोटल मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। मान लीजिए गाड़ी ए थी, वो चल रही थी, गाड़ी बी थी, दोनों चल रही थी। तो गाड़ी ए ने मारा टक्कर बी को, गाड़ी ए ने मारा टक्कर किसको? बी को। तो फोर्स ए इस पे फोर्स लगा
बी पे फोर्स लगाएगा तो उसका फोर्स F1 होगा। क्या होगा? F1 फोर्स होगा। और जैसे ही इसको फोर्स लगाएगा तो इस पे कुछ कमी हो जाएगा, यानी कि ये एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो F1 फोर्स किसके बराबर होगा? M2 और A2 के बराबर होगा। F1 फोर्स कितना होगा? F1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा? F1 फोर्स अप्लाई करेगा, F1 फोर्स अप्लाई करेगा M2 और A2, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसी समय मैंने कहा कि कोई डिले नहीं होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स अप्लाई किया जाए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स अप्लाई करने में डिले नहीं करता है। तो F2 भी फोर्स अप्लाई करेगा, अब वो अप्लाई करेगा किस पे? पहले वाले पे, यानी कि इसका फोर्स क्या होगा? M1 और A1 होगा। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल इनटू एक्सेलरेशन। तो लेट बॉडी ए एंड बॉडी बी एक्ट अपॉन वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। देन बॉडी ए एक्सर्ट F1 फोर्स ऑन बॉडी बी, जो ए होगा ये बी पे F1 फोर्स अप्लाई किया है और बी जो है ए पे F2 फोर्स अप्लाई किया है। F1 इक्वल M2 A2 होता है और F2 इक्वल M1 और A1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंजेस, पहला वाला फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरे के स्पीड में चेंजेस होगा और दूसरे वाला फोर्स जो अप्लाई करेगा वो पहले वाले के ऑब्जेक्ट के स्पीड में क्या होंगे? चेंजेस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has a reaction. When a body act force on another object, then without any delay another object also exert force on the first object, and the force magnitude of these forces is always same. यानी इन दोनों के बीच का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। यानी कि F1 इक्वल क्या होगा? -F2 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो F1 कितना फोर्स अप्लाई करता है? M2A2 और ये F2 अप्लाई करेगा फोर्स कितना आपका? M1 और A1। इस कंडीशन में देखेंगे M2A2 इक्वल क्या? एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि A2 इक्वल V2 माइनस U2 बाई डेल्टा टी होगा और यहाँ पे A1 इक्वल V1 माइनस U1 बाई डेल्टा टी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ये टाइम से टाइम क्या हो जाएगा? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे M2 इंटू V2, यानी कि M2 V2 माइनस M2 U2 इक्वल, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस M1 V1 और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M1 U1। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टक्कर के पहले का मोमेंटम इक्वल हो जाएगा किसके? टक्कर के बाद का मोमेंटम। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो व्हेन टू बॉडीज एक्ट वन अनदर देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड, रिमेंस कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और हमने क्या किया? इसका डेरिवेशन को दिखला दिया। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें, जैसे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, सब्सक्राइब टू गुप्ता सर क्लास ऑन यूट्यूब। धन्यवाद।